हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आप लोग सब अच्छे से तैयारी में लगे होंगे। यूपी जेट तो बहुत ही नज़दीक आ गया है। पिछले वीडियो में हमने देखा था चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। आज देखेंगे एनईपी 2020 और एनसीएफ एमएस मास्टर लेक्चर नोट्स, एक साथ दोनों का देखते हैं। और चलिए, तो शुरू करने से पहले आप लोग यदि चैनल को पर नए हैं तो जाकर दूसरे वीडियोज भी देखें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ऐतिहासिक पृष्ठभूमि एवं दर्शन, इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहला राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस में आया था, कब आया था? आप लोग कमेंट करके बताएं। और किसके कार्यकाल में आया था? सबसे पहला 1968 में आया था। और किसके कार्यकाल में आया था ये आप बताइए। इंदिरा गांधी के कार्यकाल में। भारत की स्वतंत्रता के बाद से शिक्षा व्यवस्था में सुधार के निरंतर प्रयास किए गए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 देश की शैक्षिक यात्रा में एक मील का पत्थर है। 21वीं सदी की पहली और भारत की ऐतिहासिक तीसरी शिक्षा नीति है। ये पहला जो आया था 1968 में, दूसरा 1986 में और तीसरा 2020 में। देखते हैं पहले। ऐतिहासिक यात्रा और विकास का पहला प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1960 में। यह कोठारी आयोग 1964-66 की सिफारिश पर आधारित था। इंदिरा गांधी सरकार के कार्यकाल में आए थे। इस नीति ने 10+2+3 के ढांचे द्विभाषी फॉर्मूले को नींव रखी थी। मतलब आपका 10 तक था, फिर 12 और 3 साल का फिर ग्रेजुएशन। इसमें 3 भाषा सूत्र था। उसके बाद सेकेंड आया 1986 में द्वितीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति राजीव गांधी की सरकार में। राजीव गांधी सरकार के समय आई इस नीति ने देश में असमानताओं को दूर करने और शैक्षिक अवसरों की समानता पर विशेष बल दिया। इस नीति के अंतर्गत ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जैसी महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू हुई, जिसमें 1992 में पीवी नरसिम्हा राव सरकार द्वारा प्रोग्राम ऑफ एक्शन पीओ के तहत आंशिक संशोधन किया गया था। किसके द्वारा आंशिक संशोधन किया गया था? पीवी नरसिम्हा राव सरकार में, जिसका नाम रखा प्रोग्राम ऑफ एक्शन पीओए। आप लोग इसका फुल फॉर्म याद रखें। ये संशोधन हुआ था 1986 द्वितीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति में। अब है तृतीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। पूरे 34 वर्ष के लंबे अंतराल के बाद देश की पद्धति आवश्यकता और वैश्विक मानकों को पूरा करने के लिए 29 जुलाई, डेट आप लोग याद रखें, 29 जुलाई 2020 को इसे मंजूरी दी गई। कब मंजूरी दिया था? 29 जुलाई को, 2020 29 जुलाई। एनईपी को लाना बहुत ही जरूरी था, क्योंकि हमारी जो शिक्षा प्रणाली थी बहुत ही पुरानी पद्धति से चल रही थी। इसमें था कि आपको 10th के बाद अपना स्ट्रीम चुनने के लिए एक या तो एक आप कॉमर्स चुनिए, साइंस चुनिए या फिर आर्ट्स चुनिए। ये नहीं कि आपको बर्डन है वही कैटेगरी में आपको सब्जेक्ट लेना होगा। बट अब ऐसा नहीं है। आप यदि किसी को हिस्ट्री पसंद है, साथ में उसको बायोलॉजी पसंद है, तो दोनों साथ में वो पढ़ सकता है। पहले ऐसा नहीं था। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 5+3+3+4 की ढांचा में लाया गया है। ये 5 साल क्या है? 5 साल बेसिक जो होता है क्लास 2 तक, और ये 3 साल क्लास 3 से लेके 5 तक, और ये फिर 3 साल क्लास 6 से 8 तक, और 4 साल 9 से लेकर 12 तक सेकेंडरी स्कूल के लिए, हायर सेकेंडरी के लिए। ये प्राइमरी, ये आपका माध्यमिक स्तर, ये दोनों, और ये सेकेंडरी प्री मिडिल और मिडिल, और ये 4 साल का सेकेंडरी स्कूल के लिए। चलिए अब आगे देखते हैं। मसौदा ड्राफ्टिंग कमेटी, इसका ड्राफ्टिंग कमेटी कहते हैं। इस नीति के निर्माण के लिए इसरो के प्रमुख और विख्यात अंतरिक्ष वैज्ञानिक
डॉक्टर कृष्ण स्वामी कस्तूररंगन की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय विशेषज्ञ, मतलब किसके, कौन था प्रमुख इसका, इस 2020 का जो है एनईपी को तैयार किया था डॉक्टर कृष्ण कस्तूररंगन, इसके प्रमुख अध्यक्ष थे। अध्यक्ष जो थे डॉक्टर कृष्ण स्वामी। आप लोग इनका नाम याद रखिए कि एग्जाम में इसको डायरेक्ट पूछेगा, दूसरे स्टेट में पूछ भी चुका है। समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने देश के इतिहास का सबसे बड़ा परामर्श अभियान चलाया, जिसमें ग्राम पंचायतों से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के सुझावों को शामिल किया गया। पर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन किया गया है, ताकि शिक्षा के मूल उद्देश्यों पर मुख्य ध्यान केंद्रित किया जा सके। इसके प्रथम शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक बने थे। ये भी आप नाम याद रखिए, रमेश पोखरियाल। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का शिक्षा मंत्री कौन था? रमेश पोखरियाल निशंक बने थे। और 1980 NEP 2020 के अध्यक्ष कौन थे? कमेंट में आप लोग जरूर बताया, अभी मैंने थोड़ी देर बताया है। MHRD का नाम बदलकर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन शिक्षा मंत्रालय रखा गया है। ये भी याद रखिए, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोग कॉपी में लिख सकते हैं। आप लोग बोले तो मैं इस PDF को भी प्रोवाइड कर दूंगी। नया पाठ्यचर्या और शैक्षणिक ढांचा। शैक्षणिक ढांचा जो है 5+3+3+4, जैसा कि अभी मैंने बताया था। NEP 2020 ने पारंपरिक शिक्षा स्कूल को 10+2 के प्राथमिक ढांचे को पूरी तरह विस्थापित कर बल विकास के मनोवैज्ञानिक चरणों के अनुरूप 5+3+4 का नया विकासात्मक ढांचा प्रस्तुत किया है। यह ढांचा 3 वर्ष से 18 वर्ष तक की संपूर्ण स्कूली आयु को कवर करता है। पहले जो था 10+2 बोर्ड का एग्जाम होता था 10th में, फिर 12th में। अब ऐसा नहीं है, अब आपको 5 साल तक प्रीलिम्स के लिए रख दिया गया। 3 मतलब क्लास 2 तक 5 साल, नर्सरी, प्री नर्सरी, नर्सरी जो भी हो, KG जो का आंगनबाड़ी बोलिए, या फिर किंडरगार्टन स्कूल, प्ले स्कूल जिसको बोल सकते हैं, और क्लास 2 तक, और फिर 3 जो है क्लास 5 तक, और फिर 3 क्लास 8 तक, और ये 4 9, 10, 11, 12, मतलब प्री स्कूल से प्लस क्लास 2 तक, ये 5 साल का क्लास 2 तक, और ये 3 है जो क्लास 5 तक, क्लास 5, और ये फिर 3 है क्लास 8 तक, और ये 4 क्लास 9 to 12 तक। समझ गए? और इसकी आयु है 3 से 18 वर्ष तक, यानी कि 3 से लेके आपका 5 साल, मतलब 8 साल तक क्लास 2 होना चाहिए। 8 साल से लेके 11 साल तक में आपका क्लास 5 हो जाना चाहिए, और 14 साल तक क्लास 8 हो जाना चाहिए, और 14 से लेकर 18 तक आपका 12th कंप्लीट हो जाना चाहिए। एक वैज्ञानिक चरण है, बच्चों पर शिक्षा का बोझ को कम करके और उसे चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए इस ढांचा को लाया गया है, जो बिल्कुल सही है मनोवैज्ञानिक तरीके से। चलिए, फाउंडेशन स्टेज, बुनियादी चरण 5 वर्ष, सो फाउंडेशन स्टेज बोलेंगे। और जैसा कि अभी बताइए, प्रारंभिक के 3 वर्ष जो है 3 से 6 वर्ष तक यह अवधि आंगनबाड़ी, बाल वाटिका या प्री स्कूलिंग के लिए दी जाती है। यहाँ औपचारिक पढ़ाई नहीं, बल्कि केवल खेल गतिविधियों और व्यवहारिक कौशल पर ध्यान दिया जाता है। और इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसमें मातृभाषा को भी अनिवार्य रूप से जोड़ा गया है। जो ये प्रारंभिक स्कूल में जो है बच्चों को अपनी मातृभाषा में एजुकेशन देना अनिवार्य किया गया है। जैसे आप लोग झारखंड से हैं तो खोटा है, नागपुर है, जो लोकल लैंग्वेज है आपका, जो रीजनल लैंग्वेज है, उसी भाषा में आप बच्चों को पढ़ाने का, ताकि बच्चे को स्कूल से भय न लगे। वो स्कूल पहुंचेगा तो उसको ये लगे कि नहीं, हमारे टीचर्स है तो दूसरे भाषा बोलते हैं, उसको समझ नहीं आता। जो घर में बच्चा सीखा है, जो घर में बच्चा बोलता है, जो अपने परिवार में वो सुनता है, वही भाषाई वातावरण उसको स्कूल में भी प्रदान किया जाए। इसीलिए मातृभाषा को इसमें प्राधान्य दिया गया है। दूसरा, अगला 2 वर्ष, आयु 6 से 8 वर्ष तक, इसमें बच्चा प्राथमिक विद्यालय की कक्षा 1 और कक्षा 2 में प्रवेश करता है।
यहाँ पाठ्य पुस्तकों का बोझ न्यूनतम होता है और सीखने का पूरी तरह से गतिविधि आधारित एक्टिविटी बेस्ड होता है। क्लास 2 तक जो 5 साल का है, पहला 3 साल आपका आंगन प्री स्कूलिंग और 2 साल 1 और क्लास 2 जो 6 से 8 साल तक के बच्चे के लिए है। अब है प्री प्रेटरी स्टेज यानी प्रारंभिक का 3 चरण। प्रारंभिक चरण 3 वर्ष के लिए जो है ये है कक्षा 3 से 5 तक की शिक्षा शामिल है। इसके अंतर्गत कक्षा 3 से 5 तक की शिक्षा शामिल है जिसमें बच्चों की आयु सीमा 8 से 11 वर्ष होती है। इस चरण से बच्चों को खेल खेल में लिखने, पढ़ने और बोलने की बुनियादी गणनाओं के साथ साथ विज्ञान, गणित, कला और सामाजिक विज्ञान जैसे भाषा विषयों का अध्ययन किया जाता है। इसमें 3 से 5 साल तक का बच्चा जो है, बच्चा खेल खेल के साथ में पढ़ने, लिखने, बोलना और बुनियादी में छोटे छोटे ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ये सारी चीज़ें बच्चे को सिखाया जाता है। और विज्ञान में भी छोटी छोटी अवधारणाएं सिखाई जाती है, उसके छोटी छोटी फैक्ट्स, छोटी छोटी चीज़ें को उस चैप्टर में उनके कैरिकुलम में डाला जाता है। सोशल भी, सामाजिक विज्ञान भी, कला भी, एक्टिविटीज वगैरह के थ्रू में पढ़ाई करवाया जाता है बच्चों को। विषयों की प्रारंभिक अवधारणाओं से परिचित कराया। यहाँ के औपचारिक पुस्तकों का परिचय शुरू होता है, यानी कि क्लास 3 से लेकर 5 तक बच्चों को मतलब हर सब्जेक्ट्स की प्रारंभिक अवधारणाओं से परिचित किया जाता है। यहाँ उनको मतलब शुरुआत किया जाता है, उनके एजुकेशन का शुरुआत किया जाता है। चलिए अब आगे देखते हैं मिडिल स्टेज, मध्य चरण जो 3 वर्ष तक है। ये इसकी जो आयु रखी गई है 11 से 14 वर्ष रखी है। इसको देखते हैं। इसमें कक्षा 6 से 8 तक के छात्र आते हैं जिसकी आयु 11 से 14 वर्ष के बीच होती है। इस चरण की मुख्य विशेषता यह है कि विषयों की अमूर्त एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, इसमें एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग रूप से सोचना सिखाया जाता है। प्रत्येक विषय के लिए निश्चित विषय विशेषज्ञ शिक्षक होते हैं जो प्रयोगात्मक और खोजी अधिगम को बढ़ावा देते हैं। प्रयोगों द्वारा और खोज इन्वेंशन करके पढ़ाया जाने का जो अधिगम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। बच्चों को यदि आप सिर्फ किताबी ज्ञान देने से वो बच्चे उतने अच्छे से नहीं प्रभावी ढंग से नहीं सीखते हैं जितना प्रभावी ढंग से वो सीखेंगे उनके व्यवहारिक जीवन, उनके जो डेली लाइफ से जोड़ के उसको सिखाया जाए। जैसे फॉर एग्जांपल यदि अभी आपको स्विमिंग का सारा नियम बता दिया जाए और उसके बाद पानी में आपको फेंक दिया जाए तो क्या आप तैरना सीख जाएंगे? नहीं। तैरने के लिए आपको पहले पानी में उतर के तैरना सीखना होगा, तभी आप तैरना सीख सकते। इसलिए सबसे बढ़िया ज्ञान होता है उसके व्यवहारिक जीवन से को रिलेट करके पढ़ाया जाना चाहिए। सेकेंडरी स्टेज जो 4 साल का है, 9 से लेके 10 तक, 12 तक सॉरी, यह कक्षा 9 से लेकर 12 तक के एक एकीकृत 4 वर्षीय चरण है जिसमें छात्र 14 से 18 वर्ष की आयु के होते हैं। इसके 2 उपचरण है, कक्षा 9 से 10 और 11 से 12। इसको 2 पार्ट में बांटा गया है, 9, 10 और 11, 12। 10 में आपका एक बोर्ड होगा, एक 12 में आपका बोर्ड होगा जैसे। लेकिन हाँ, इसमें सब्जेक्ट का स्ट्रीम का जो था उसको बदल दिया गया, अब पहले जैसे ये नहीं रहा है। चलिए पहला देखते हैं, बहुविषयक दृष्टिकोण, मल्टी डिसिप्लिनरी चॉइस। जैसा कि मैंने बताया, अब आर्ट्स, साइंस या कॉमर्स जैसी कोई कठोर दीवारें नहीं होंगी। भौतिक विज्ञान पढ़ने वाला छात्र इतिहास या संगीत भी अपने मुख्य विषय के रूप में चुन सकता है। जैसे पहले क्या था, साइंस ले लिए तो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये मस्ट हो गया, यही पढ़ना है। लेकिन अब ऐसा नहीं, यदि आपको बायोलॉजी पसंद है उसमें साथ साथ आपको यदि आर्ट्स का कोई सब्जेक्ट जैसे इतिहास हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, कोई भी पसंद है तो आप उसको भी अपने पाठ्यचर्या में शामिल कर सकते हैं। जो विषय आपको पसंद है वही आप पढ़ सकते हैं। इसमें स्ट्रीम वाला जो प्रॉब्लम था पहले, अब वैसा नहीं है। तो ये बहुत बड़ा NEP 2020 में चेंज हुआ है। समीक्षात्मक सोच, क्रिटिकल थिंकिंग, इस एज में आते आते बच्चे की जो होता है ये मतलब क्रिटिकल थिंकिंग हो जाता है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग शुरू हो जाता है सोचने का। यहाँ रटने की प्रवृत्ति को खत्म कर विषय की विश्लेषण और छात्र की अपनी सोच को विकसित करने का पूरा जोर दिया जाता है। सेमेस्टर प्रणाली को भी प्रोत्साहित किया जाता है। सेमेस्टर प्रणाली क्या है मतलब हर 6 महीने में आपका एग्जाम होगा। इससे क्या होता है, बच्चों में जो एग्जाम का फियर रहता था ना, वो अब कम हो गया। पूरे साल का पाठ्यचर्या एक साथ एग्जाम लेना, अब है कि 6-6 महीने में आपको छोटे छोटे खंडों में एग्जाम होगा, तो उससे कम बोझ भी रहेगा और बीच बीच एग्जाम होता रहता है तो बच्चे मेंटली पूरी तरह से तैयार भी रहते हैं टेस्ट एग्जाम्स
अब होता ही रहता है। पहले की तरह नहीं, पारंपरिक तरीके से जो साल में एक बार एग्जाम होता था, उसे बच्चे के दिमाग में पूरी विषयों का एक साथ, जो कैरिकुलम का जो एग्जाम होता था एक साथ होता था, उससे बच्चों का एग्जाम का बहुत ज़्यादा फेयर होता था, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा तनाव रहता था। अब है कि उस बोझ को टुकड़ों में बांट दिया गया है, और लगातार हमेशा एग्जाम होने से, थोड़े थोड़े अंतराल में होने से बच्चा मेंटली पूरी तरह से प्रिपेयर भी रहता है। स्कूली शिक्षा के क्रांतिकारी और नीतिगत सुधार। एनईपी 2020 ने स्कूल स्तर पर कई व्यवहारिक सुधारों की वकालत की है, जो भारतीय शिक्षा को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाते हैं। से मातृभाषा त्रिभाषा फॉर्मूला, जैसे अभी बताया मैंने कि जो जीरो से मतलब फाउंडेशन स्टेज का जो शिक्षा को रखा गया है अपनी मातृभाषा में, ताकि बच्चे अच्छे से सीख सके। नीति स्पष्ट करती है कि कम से कम कक्षा 5 तक और अधिमानतः कक्षा 8 या उससे आगे तक शिक्षा का माध्यम अनिवार्य रूप से बच्चे की मातृभाषा, मदर टंग, स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा ही होगा। संज्ञानात्मक विज्ञान यह प्रमाणित करता है कि बच्चे अपनी घरेलू भाषा में जटिल अवधारणाओं को सबसे तेजी और गहराई से समझते हैं। त्रिभाषा फॉर्मूला देश में लागू हो रहे, लेकिन वह पूरी तरह से लचीला होगा। किसी भी राज्य या छात्र पर कोई भाषा थोपी नहीं जाएगी। क्या होता है, मातृभाषा जो होता है, बच्चा होता है जब से जन्म लेता है, वो जब से बोलना सीखता है अपने घर के लैंग्वेज में सीखता है, और वो स्कूल जाता है तो अचानक उसको यदि इंग्लिश में पढ़ाने लगे तो उस बच्चे को कुछ समझ में ही नहीं आएगा। जो चीज़ें वो जानता है वो चीज़ें भी उसको समझ में नहीं आएगी, तो उसे क्या होगा, वो स्कूल जाने से डरेगा। इसलिए क्षेत्रीय भाषा, स्थानीय भाषा या मातृभाषा को इसलिए प्रोत्साहन दिया गया ताकि बच्चा का स्कूल में नामांकन ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, बच्चे स्कूल में टिके। नामांकन तो हो जाता है, बच्चे टिकते नहीं है, बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं। तो ये सब समस्याओं को हटाने के लिए और बच्चे को प्रभावी ढंग से सिखाने के लिए त्रिभाषा, ये मातृभाषा, स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा का लागू किया गया है। चलिए अब देखते हैं आगे। व्यावसायिक शिक्षा, कोडिंग और बैगलेस डेज। स्कूली शिक्षा को आत्मनिर्भरता से जोड़ने के लिए कक्षा 6 से ही कोडिंग को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया गया ताकि बच्चे तार्किक सोच सीख सके। इसके साथ ही कक्षा 6 से ही व्यावसायिक शिक्षा, वोकेशनल एजुकेशन और स्थानीय शिल्प कलाओं का व्यवहारिक प्रशिक्षण शुरू होगा। नीति में प्रतिवर्ष 10 दिनों के बैगलेस पीरियड मतलब बिना बैग का स्कूल जाना है, वहाँ पर आपको वोकेशनल एजुकेशन दिया गया ताकि आप आगे आने वाले समय में अपने एजुकेशन के साथ साथ अपने किसी व्यवसाय के लिए भी तैयार हो जाए, जैसे कि आप उससे अपनी आजीविका चला सके, जिसके दौरान छात्र स्कूल बिना बस्ते के जाएंगे और पढ़ाई बढ़ई, कुम्हार, माली या स्थानीय कलाकारों के साथ रहकर इंटर्नशिप के माध्यम से कौशल सीखे। बहुत सारे स्किल सीखना, जैसे मान लीजिए आपके स्कूल में बहुत सारे कोई आया है, कुम्हार आया है, माली आया है, माली सिखाएगा कि मतलब बगीचा को कैसे तैयार किया जाता है, कैसे अलग अलग टाइप का फूल लगाया जाता है, तो बच्चे उस सबसे स्किल सीखेंगे। स्किल सीखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आगे पढ़ाई के साथ साथ वो व्यावसायिक शिक्षा का भी, वोकेशनल एजुकेशन का भी उसको ज्ञान हो जाएगा, ताकि बाद में वो चाहे तो इन सब में भी अपना भविष्य बना सके और इन चीज़ों से वो फैमिलियर हो जाए, ताकि वो बाद में उसके इंटरेस्ट को सही तरीके से जान सके और उसको ये सारी चीज़ें पहले से सीखी हो, ताकि उसको मोटिवेट हो कि हमको किस में रुचि है, उसको किस चीज़ में इंटरेस्ट है, ताकि वो अपने बाद में अपने कैरियर को उसी दिशा में बना सके। मूल्यांकन में अमूल चूल परिवर्तन और परख केंद्र। परख का आप लोग फुल फॉर्म बताएं। पारंपरिक परीक्षा प्रणाली जो केवल साल के अंत में रटने की क्षमता की जांच करती थी, उसे पूरी तरह से खारिज कर दिया गया। अब मूल्यांकन का उद्देश्य छात्र के विकास को गति देना है। जैसे पहले था कि साल में एक बार एग्जाम होता था, अब एग्जाम को कई रूपों में खंडित किया है, छोटे टेस्ट में और सेमेस्टर वाइज में। तो इससे क्या हो गया है, बच्चों पर एग्जाम का कम तनाव रहता है और वो मेंटली प्रिपेयर रहते हैं पूरी तरह से। 360 डिग्री समग्र प्रगति कार्ड, होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड, HPC, इसका फुल फॉर्म होता है HPC, होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड। आप लोग याद रखें इस चीज को। अब रिपोर्ट कार्ड केवल शिक्षक की टिप्पणी तक सीमित नहीं रहेगा, यह एक बहुआयाम प्रोग्राम कार्ड होगा जिसमें शामिल होंगे स्व मूल्यांकन, सेल्फ असेसमेंट। पहले के टाइम में सेल्फ असेसमेंट नाम के कोई चीज नहीं होता, अब बच्चा खुद को ही अपना मार्क्स देगा, खुद को अपना खुद का असेसमेंट करेगा। वो बच्चा स्वयं अपने प्रदर्शन और सीखने की यात्रा का विश्लेषण करेगा। जिसने कोई काम किया तो उसमें कितना उसको मार्क्स मिलना चाहिए, ईमानदारी से वो खुद को सेल्फ असेसमेंट
सहपाठी पीयर, उससे ग्रुप में रहने वाले कक्षा के अन्य सहपाठी बच्चे के व्यवहार और सहयोग की भावना पर अपनी प्रतिक्रिया देंगे। इस चीज को भी पोर्टफोलियो में जोड़ा जाएगा। शिक्षक का मूल्यांकन, टीचर असेसमेंट, शिक्षक बच्चे की संज्ञानात्मक, भावनात्मक और गत्यात्मक पक्षों का समग्र रिकॉर्ड रखेंगे। मतलब सेल्फ असेसमेंट, पीयर असेसमेंट और टीचर असेसमेंट तीनों को शामिल किया जाएगा। किसमें शामिल किया जाएगा? 360 डिग्री प्रगति कार्ड, होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड, HPC। परख, राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र, देश के सभी मान्यता प्राप्त स्कूलों, बोर्डों के लिए छात्र मूल्यांकन और असेसमेंट के मानक, गाइडलाइंस और मानदंडों तय करने के लिए एक नई राष्ट्रीय नियामक केंद्र परख की स्थापना की गई है। परख का फुल फॉर्म आप लोग बताएं कमेंट में। सभी का छात्र जो उसका मूल्यांकन, असेसमेंट का मानक, गाइडलाइन और मानदंड तय करने के लिए नियामक केंद्र का स्थापना किया, जिसका नाम रखा गया है परख। चलिए इसका फुल फॉर्म मैं ही बता देती हूँ। इसका विस्तृत नाम परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है, इसलिए इसका फुल फॉर्म याद रखें। परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। ये किसका है? परख। पी से परसमेंट, ए से असेसमेंट, आर से रिव्यू एंड ए से एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। इसका मुख्य कार्य बोर्ड परीक्षाओं को, पैटर्न को, ज्ञान के अनुपूरक एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज पर आधारित बनना है। चलिए अब आगे देखते हैं। NCF-FS 2022 2022 बुनियादी चरण की विशेष राष्ट्रीय रूपरेखा। NCF नेशनल करिकुलम फ्रेम, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के नए 5+3+3+4 ढांचे के पहले 5 वर्ष फाउंडेशनल स्टेज को व्यवहारिक रूप से जमीन पर उतारने के लिए अक्टूबर 2022 में NCF नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर एजुकेशन फाउंडेशन स्टेज जारी किया गया। यह भारत के इतिहास का पहला ऐसा पठचर्या ढांचा जो है जो विशेष रूप से शुरुआती बाल्यावस्था को देखभाल और शिक्षा के लिए समर्पित है। NCF 2022 को इसलिए लाया गया ताकि जो और NEP 2020 का जो है फाउंडेशन स्टेज का जो 5 साल का एजुकेशन है उसको सही रूप से चलाने के लिए, सही रूप से उसका देखभाल के लिए, बाल्यावस्था के देखभाल के लिए NCF का जरूरत है ताकि वो उसको इस चीज को कार्यान्वित कर सके। इस तरह से पूरा YouTube में पूरी थ्योरी आपको कोई नहीं पढ़ाएगा, ये सिर्फ हमारे चैनल में मिलेगा। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। हम आपको पूरा CDP का पूरी थ्योरी में सारा पढ़ा दूंगी और साथ साथ में MCQ भी कराएंगे। चैप्टर वाइज बोलेगा तो चैप्टर वाइज करा देंगे, ना तो फुल CDP का करवा देंगे, साइंस का भी करवा देंगे। चलिए अब देखते हैं पंचकोश विकास की भारतीय अवधारणा। NCF-FS का दर्शन पूरी तरह से भारतीय उपनिषदों में वर्णित पंचकोश 5 फोल्ड डेवलपमेंट के सिद्धांत पर आधारित है। इसके अनुसार बच्चे के भीतरी संपूर्ण मानवता निवास करती है और उसके सर्वांगीण विकास के लिए इन 5 स्तरों का पोषण आवश्यक है। कौन कौन है 5? चलिए देखते हैं हम लोग। सबसे पहले कौन सा है? अन्नमय कोश। अन्नमय, इस नाम से ही पता चल रहा है, अन्न मतलब भोजन। अन्न किसको लगता है? शरीर को। तो ये किससे संबंधित होगा? अन्नमय कोश जो है शारीरिक विकास से संबंधित, फिजिकल डेवलपमेंट, स्थूल और सूक्ष्म गाठियात्मक कौशल, ग्रॉस और फाइन मोटर स्किल, अच्छा पोषण, योग, शारीरिक संतुलन और स्वच्छता की आदतें, ये सब चीज अच्छा विकास। ये सूक्ष्म और गत्यात्मक, ग्रॉस और फाइन मतलब बड़े मसल्स और छोटे, मतलब जैसे कि पेन पकड़ के लिखते हैं तो उसको क्या कहते हैं? फाइन मोटर स्किल। और ग्रॉस मोटर से कोई दौड़ता है, चलता है, खेलता है, कूदता है, ये सब आते हैं ग्रॉस मोटर स्किल पे। और फाइन मोटर से लिखना, छोटी छोटी जैसे सुई में धागा डालना, ये सब क्या है? फाइन मोटर स्किल। अच्छा पोषण, उसको अच्छा पोषण मिलेगा, योग करेगा, शारीरिक संतुलन और स्वच्छता, डेली हाइजीन मेंटेन करेगा, ये सब सारा चीज किस में आता है? फिजिकल डेवलपमेंट। ये इसको कहाँ कहता है? कोश का नाम है अन्नमय कोशन। आप लोग ट्रिक से याद सकते हैं। अन्न मतलब अन्न किसको लगता है? शरीर को लगता है। चलिए अब आगे देखते हैं सेकेंड, प्राणमय कोश। प्राण मतलब सामाजिक भावनात्मक विकास। प्राणमय कोश सामाजिक भावनात्मक विकास जो सोशल संवेगों पर नियंत्रण, दूसरों के प्रति सहानुभूति, समूहों में काम करने की प्रवृत्ति और सकारात्मक जीवन ऊर्जा का संचार। ऊर्जा का संचार इसमें ट्रिक से आप याद रखना। प्राणमय कोश मतलब ऊर्जा। ऊर्जा जो है किसमें होता है? सामाजिक संवेगों पर नियंत्रण कर, दूसरों के प्रति सकारात्मक जीवन का ऊर्जा से याद रखिएगा। प्राण के लिए क्या जरूरी है? ऊर्जा, एनर्जी जरूरी है। चलिए थर्ड देखते हैं। थर्ड क्या है?
मनोमय कोष से संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, तर्क शक्ति, ध्यान केंद्रित करना, समस्याओं को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़कर हल करना और अवलोकन क्षमता का विकास करना, ये सारे आते हैं मनोमय कोष में, जो संज्ञानात्मक विकास से जुड़े होते हैं। ये सारे 5 कोष जो आप लोग याद कर ले, एग्जाम में पूछेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। मनोमय कोष हो गया। अब 4th देखते हैं, विज्ञानमय कोष, बौद्धिक और भाषाई विकास, लिंग्विस्टिक एंड इंटेलेक्चुअल, भाषा की समझ, समृद्धि, अभिव्यक्ति, मातृभाषा पर पकड़, सृजनात्मक लेखन और कलात्मक रचनाशीलता, मतलब क्रिएटिविटी वगैरह, अंडरस्टैंडिंग हो गया, ये सब सच में विज्ञानमय कोष में आएगा। लिंग्विस्टिक, भाषा का विकास होगा, इंटेलेक्चुअल बौद्धिक विकास होगा, और लास्ट है 5th नंबर का आनंदमय कोष, आत्मिक और सौंदर्य बोध। इसे आप देखो, सौंदर्य क्या है, आनंद, बहुत आनंद आ रहा है, बहुत खुश है, तो सौंदर्य, स्पिरिचुअल एंड एस्थेटिक। बिना किसी मानसिक दबाव के स्वतंत्र खेल, संगीत, नृत्य और कला के माध्यम से आंतरिक प्रसन्नता और संतोष की सहानुभूति, इसी को कहता है आनंदमय कोष। आप लोग इसलिए सब सारी चीजें याद रखिएगा। ये 5 कोष हो गया। पहला कौन था, आप लोग कमेंट में बताए इस चीज को, अभी मैंने बताया है। और आप लोग को पूरी यूट्यूब में इस तरह से कोई भी चैनल नहीं पढ़ाएगा टोटल थ्योरी। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए अब आगे देखते हैं। बुनियादी चरण का शिक्षा शास्त्र एवं महत्वपूर्ण शब्दावली। NCFFS स्पष्ट करता है कि शुरुआती 5 वर्षों के बच्चों को औपचारिक परीक्षणों या कड़े अनुशासन में नहीं माना, यहाँ केवल खेल और अनौपचारिक तरीके से ही माने। जो शुरू का 5 साल है फाउंडेशन स्टेज, इसमें बच्चों को किसी तरह का बर्डन नहीं, इसमें खेल कूद से बच्चे को पढ़ाया जाए। ये NCFFS को जो 2022 में लाया गया है, इसको जिम्मेदारी दी गई है ताकि ये कार्यान्वित बढ़िया से तरीके से हो सके। खिलौना आधारित शिक्षा शास्त्र, टॉय बेस्ड पेडागोजी। देखिए बच्चे जितना खिलौनों से ज्यादा बढ़िया से सीखते हैं। बुनियादी स्तर पर खिलौने केवल मनोरंजन का साधन नहीं बल्कि सबसे बड़े शिक्षण सहायक TLM है। स्थानीय स्तर पर उपलब्ध मिट्टी, लकड़ी, कपड़े के खिलौने, पहेलियां और कठपुतलियों के माध्यम से बच्चे गणितीय और भाषाई अवधारणाओं को स्वाभाविक रूप से सीखते हैं। बच्चे जो खिलौना सिर्फ खेलने के लिए नहीं होता है, उससे बच्चे सीख लेते हैं। आज के एजुकेशनल टॉयज बहुत सारे आ गए हैं, अलग अलग लकड़ी के, कपड़े का, अलग अलग से, और छोटे छोटे चीजों को, गणित का एबाकस वगैरह का, उससे क्या होता है, गणित का छोटी छोटी चीजें सीखता है बच्चा इसके जरिए। बाल वाटिका, यह 5 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निर्धारित किया गया यह विशेष शैक्षिक चरण है। यह कक्षा 1 में प्रवेश करने से ठीक पहले 1 वर्ष की प्री स्कूल चरण है, जो बच्चों को घरेलू वातावरण से औपचारिक विद्यालय वातावरण में आसानी से ढलने में मदद करता है। बाल वाटिका मतलब प्री स्कूलिंग बोल सकते हैं इसको। वो बच्चे को क्या होता है, प्री स्कूल से क्लास 1 में जाने के लिए इसको, मतलब स्कूल और घर के परिवार बीच का माहौल को बोल सकते हैं इसको बाल वाटिका। घर जैसा माहौल पर स्कूल जैसा तैयारी करने के लिए एक कड़ी बोल सकते हैं इसको। जादुई पिटारा, NCFFS के उद्देश्य को पूरा करने के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा जादुई पिटारा लॉन्च किया गया है। यह एक प्ले बेस्ड लर्निंग मटेरियल किट है जिसमें खिलौने खेल, मतलब इसमें खेल खेल से सिखाए जाने के बहुत सारे TLM है, जैसे खिलाड़ी है, प्ले बेस्ड लर्निंग टाइप का सारी चीजें किट है। चलिए आगे देखते हैं इसका। सामग्री, फ्लैश कार्ड, पहेलियाँ, कॉमिक्स, पोस्टर और आकर्षक कहानियों की किताबें शामिल। यह डिजिटल रूप में दीक्षा पोर्टल पर उपलब्ध है। अब दीक्षा पोर्टल पर आप जाके इस कुछ चीज को देख भी सकते हैं। फ्लैश कार्ड है, पहली कॉमिक्स बुक्स है, पोस्टर है, इससे सारी चीजों से बच्चे बहुत ही आसानी से और बहुत ही मोटिवेट तरीके से, रुचि से सीखते हैं, अपने इंटरेस्ट के साथ सीखते हैं। FLN, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। चलिए इसके बारे में बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक का अर्थ है कि प्राथमिक शिक्षा के दौरान कक्षा 3 की समाप्ति तक देश के प्रत्येक बच्चे की बुनियादी रूप से पढ़ना, लिखना और गणितीय गणनाओं जैसे जोड़, घटाव, गुणा को समझने की क्षमता अनिवार्य रूप से प्राप्त हो जानी चाहिए। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए भारत सरकार द्वारा निपुण भारत मिशन चलाया गया। हाँ, कक्षा 3 का समाप्त होने तक बच्चे को जैसे छोटा छोटा जोड़, घटाव, गुणा, ये सब बच्चे को लिखना, पढ़ना और गणितीय गणनाओं को करना आ जाना चाहिए। इस चीज का लक्ष्य हासिल कर भारत सरकार जो है निपुण भारत मिशन चलाया गया है ताकि बच्चे बढ़िया से सीख सके, शिक्षा व्यवस्था को उच्च कोटि का दर्जा मिले और अच्छे से दिन ब दिन प्रगति करे शिक्षा व्यवस्था। इसके लिए भारत सरकार ने निपुण भारत मिशन चलाया हुआ है। चलिए अब देखते
राष्ट्रीय लक्ष्य और वित्तीय मानक और शिक्षक शिक्षा, ये हम लोग का लास्ट पॉइंट है। वीडियो काफी लंबी हो गई है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, चैनल को सब्सक्राइब करें। नीति को पूर्ण रूप से सफल बनाने के लिए सरकार ने कुछ कड़े वित्तीय और व्यवहारिक मानक भी तय किए हैं। जीडीपी का 6% निवेश, जीडीपी भारत की कुल राष्ट्रीय आय जीडीपी का 6% हिस्सा शिक्षा क्षेत्र में निवेश करने का दृढ़ लक्ष्य रखा गया, ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल संसाधनों को सुधार आ जा सके। डिजिटल, जैसे बहुत सारे डिजिटल बोर्ड, कंप्यूटर्स, लैब और बहुत अलग अलग हर तरह के शिक्षा की जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत की जितना कुल राष्ट्रीय आय है जीडीपी का 6% हिस्सा शिक्षा क्षेत्र में निवेश करने का लक्ष्य रखा गया है, ताकि इसका इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज्यादा बढ़िया से डेवलप किया जा सके। 4 वर्षीय एकीकृत बीएड, इंटीग्रेटेड बीएड, शिक्षकों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए वर्ष 2030 तक शिक्षण पेशे में प्रवेश के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत बीएड डिग्री होना अनिवार्य कर दिया जाएगा। जैसे 12th के बाद ही आपको बीएड करने का, जैसे पहले बीएड होता था 1 साल का, फिर बीच में बीएड हो गया 2 साल का। अब है कि 12th के बाद ही आपको 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स में आपको एडमिशन लेना होगा, जिसमें आपका ग्रेजुएशन के साथ साथ बीएड भी साथ में हो जाएगा। एनपीएसटी और एनसीटीई की भूमिका, नेशनल काउंसिलिंग फॉर टीचर एजुकेशन एनसीटीई द्वारा शिक्षकों के व्यावसायिक विकास के लिए नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स एनपीएसटी का निर्माण किया गया, जिससे शिक्षकों की जवाबदेही और कार्यकुशलता कुशलता बढ़ेगी। टीचर्स को और भी अच्छे से ट्रेंड किया जाएगा, ताकि बच्चे को अच्छे से तरीके से पढ़ाया सके। बच्चे को कैसे सीखता है बच्चे, ये उसको सिखाया जा सके। उच्च शिक्षा में जीईआर का लक्ष्य, 2035 तक देश की उच्च शिक्षा हायर एजुकेशन में ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो सकल नामांकन अनुपात को बढ़ाकर 50% तक पहुंचाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा गया, ताकि अधिक से अधिक युवा उच्च शिक्षा प्राप्त कर सके। अभी क्या होता है, बहुत सारे बच्चे होता है कि 10th के बाद पढ़ाई छोड़ देते हैं, 12th के बाद पढ़ाई छोड़ देते हैं। तो हायर एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए इस सब चीज़ों को चलाया जा रहा है, ताकि 2035 तक इस चीज़ को 50% तक बढ़ाया जा सके। बच्चे पढ़ते तो है, लेकिन 10th के बाद हायर एजुकेशन में बहुत ही कम लोग इन्वॉल्व हो पाते हैं। चलिए, एनईपी 2020 तो आज खत्म हो गया। अब आप लोग बोलेंगे तो इसका एमसीक्यू भी, एनईपी का 2020 का पूरा जितना भी पीआईक्यू होता है मैं सब करा दूंगी। आज के लिए बस इतना ही। आप लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।